बट एंजॉय किए। अच्छा, बस एंजॉय किए, ओके। यार थक तो सभी लोग जाते हैं, तो स्वाभाविक सी चीज है। अब इतना कल नहीं थकेगा आदमी तो कब थकेगा? दैट्स वेरी ओके। लेकिन कोई ऐसा बच्चा, ठीक है, ईमानदारी से मैं देखना चाहता हूं कि इस क्लास में क्या कोई एक ईमानदार बच्चा है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी सुबह सुबह उठने के बाद रियलाइज हुआ, सुबह सुबह उठते साथ ही उसको फील हुआ, अरे यार आज अभी फिर क्लास रखी है क्या इन्होंने, अभी जाना पड़ेगा क्या, फिर क्लास में जाना पड़ेगा क्या, अरे यार आज क्या जरूरत थी क्लास रखने की, आज एक दिन छुट्टी नहीं कर सकते थे। ये मेरे घर वालों ने चिल्ला करके मुझे बोला है कि आज तो भगवान के लिए भाई आज तो छुट्टी दे दे भाई। आदमी दिवाली वाले दिन जो थकता है सो थकता है, आदमी दिवाली के अगले दिन छुट्टी चाहता है। आदमी चाहता है कि भाई हाँ प्लीज आज आज छुट्टी मिल जाए, ठीक है। मनीष समझा नहीं मैं, आई डेंट गेट इट। थक गए तो आज ये क्लास क्यों है? हाँ आई नो ऋतु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की। मनीष आई डेंट गेट द मैसेज। हाँ लगा, अब नींद आ रही सर, ऊपर से पिछली क्लास रिकॉर्डिंग में देखनी पड़ी। जिन्होंने मिस किया उनका तो दर्द ही अलग है। मुझे मैसेज आया अनअकैडमी से, हर्षित बोल रहा है मुझे मैसेज आया इसलिए मैं जागा। कि अच्छा उठना पड़ेगा क्या? ओके, मैंने 2 बार चेक किया, शायद रीशेड्यूल हो गई। ये अच्छा है कि भाई 2 बार चेक कर लो, क्या पता शुभम सर में थोड़ी सी इंसानियत है, मानवता जाग गई हो, उन्होंने हो सकता है क्लास रीशेड्यूल कर दी हो। यू नेवर नो, बिग डील। नोटिफिकेशन से पता चला, अरे रे 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 तान्या, वही सेम वही हर्षित वाला हाल है कि सर नोटिफिकेशन से पता चला कि आपकी क्लास है। लेकिन अच्छी बात है, ऑनेस्ट रहने में कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक। कल ये दर्द झेल लिया था, आई नो, सो द क्लास इज रिफ्रेशिंग टुडे, सेम ईयर करते। बड़ी मेहनत से उठे क्लास अटेंड कर रहे। आज फील नहीं हो रहा, कल एंड परसों फील होगा ये, कल एंड परसों फेस्टिवल है, परसों भाई दूज है सर, प्लीज ऑफ कर दो यार। परसों ऑफ नहीं है, ऑफ है, 4th पे आ जाता है क्रेडिटर। इंडियन नहीं थी यार, इतना जरूरी नहीं है, वो बाद में देखी जा सकती है क्लास। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखो, ठीक है। इतना नहीं है, अगर क्लास अभी अगर लग रहा है आपको तो यू कैन लीव द क्लास, आराम से ध्यान रखो, बाद में देख लेना। 1.5x पे भी देख लोगे ना तो भी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ध्यान रखो बस, और कुछ भी दिक्कत लगे, कुछ भी मतलब मेरी या मेरी टीम की तरफ से या हम लोग की तरफ से अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो बता दो, वील हेल्प यू आउट, ठीक है। बट डोंट वरी, टेक केयर, और कुछ भी लगे तो बता देना। ध्यान रखो, मतलब इतना नेसेसरी नहीं है, इससे ज्यादा नेसेसरी नहीं। हाँ नहीं यार, वो ठीक है चेस्ट भाई, घर में बच्चे की तबीयत खराब होती है तो पूरे घर की तबीयत खराब हो जाती है। अपन थोड़ी है कि भैया हमारी तबीयत खराब हो रही है तो घर वाले यार लाइक कि हाँ ठीक है सही हो जाएगा। बच्चे की घर में तबीयत खराब होती है तो पूरे घर की तबीयत एक साथ खराब हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखो, कुछ भी लगे तो बताना, ठीक है। चलो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोगों को इंपॉर्टेंट एरिया है उसको कवर करना है यार। मैं कोशिश करूंगा बट 27 को देयर वोंट बी एनी ऑफ एज सच, ठीक है, ईमानदारी से ऑनेस्टली बता रहा हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट, अब शुरू करते हैं। ओके
सो हम लोगों को राइट्स ऑफ मॉर्गेजर पे फोकस करना है। आप लोगों में से मैं नहीं इस चीज को मान के चल रहा हूँ, आप लोग नहीं पढ़ पाए होंगे क्योंकि डेफिनेटली आप लोग को टाइम ही नहीं मिला होगा पढ़ने का, ठीक। बट 2-3 चीजें जिन पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जब सेक्शन नंबर 60 को रीड करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू रीड इट, इट्स ओके। सेक्शन नंबर 60 को रीड करने से पहले या राइट्स ऑफ मॉर्गेजर को एड्रेस करने से पहले हम लोग सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं? सेक्शन 60 के पहले कौन सा सेक्शन पढ़ा जाता है ये बता दीजिए। वेरी गुड, सेक्शन नंबर 91। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। सो पहले हम लोग सेक्शन नंबर 91 को रीड करें। फर्स्ट वील रीड सेक्शन 91, देन वील कम बैक टू सेक्शन नंबर 60। ओके, यस, हु मे रिडीम। आप ये देख लोगे कि राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑर्डिनरली मॉर्गेजर के पास होता है, लेकिन पहले ये समझो कि रिडेम्पशन करवा कौन कौन सकता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रॉपर्टी को छुड़वा सकता है। सो देखिए सेक्शन 91 को अगर हम देखते हैं, पर्सन्स हु मे सू फॉर रिडेम्पशन। सो बिसाइड्स द मॉर्गेजर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स मे रिडीम और इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। सो रिडेम्पशन में सबसे पहला रिडेम्पशन तो मॉर्गेजर ही करवाता है क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इट इज द मॉर्गेजर जिसकी प्रॉपर्टी होती है एंड उसी के पास पहला अधिकार होता है किसी भी प्रॉपर्टी को बंधक से या मॉर्गेज से छुड़वाने का। दैट्स प्राइम एंड सिंपल। मॉर्गेजर के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, देयर कैन बी सर्टेन पर्सन्स जो कि मॉर्गेजी को मॉर्गेजर के बिहाफ पे पैसा वापस करके, ठीक है, मॉर्गेजर के बिहाफ पे पैसा वापस करके उसकी प्रॉपर्टी को छुड़वा सकते हैं। यानी कि जो मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास है, गिरवी रखी गई है, उसके बदले में ये पर्सन्स मॉर्गेजी को पैसा दे दें और प्रॉपर्टी को छुड़वा सकते हैं। ये पॉसिबल। कौन से लोग हैं वो देखते हैं हम लोग। सो नेमली नंबर 1, any person other than the mortgagee of the interest sought to be redeemed who has any interest in or charge upon the property mortgaged in or upon the right to redeem the same। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एक इंटरेस्टेड पार्टी हो। अब इंटरेस्टेड पार्टी होने के लिए आप किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आप फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आप बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आप ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जिसको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि उस प्रॉपर्टी को चाहता है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह के इनकम्बरेंस से छूट जाए। आपको मेंटेनेंस क्लेम करना हो उस प्रॉपर्टी से, आपको डार क्लेम करना हो उस प्रॉपर्टी से, किसी भी तरीके से अगर आप इंटरेस्टेड पर्सन हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या करवा सकते हैं, मॉर्गेजर के अलावा आप भी उसको रिडीम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे any surety for the payment of mortgage debt or any part thereof। मान लीजिए कि जब मॉर्गेज हो रहा था तो मॉर्गेजर के बिहाफ पे आप श्योरिटी थे कि भाई अगर मॉर्गेजर प्रॉपर्टी को रिडीम करवा लेता है वेल एंड गुड, लेकिन अगर मॉर्गेजर प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं करवा सकता है तो मैं प्रॉपर्टी के बदले में आपको कुछ पैसे दे दूंगा और आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिएगा। तो यू कैन बी अ श्योरिटी टू, आप श्योरिटी भी हो सकते हैं और श्योरिटी होने के नाते भी आप उस प्रॉपर्टी को छुड़वा सकते हैं। श्योरिटी वैसा ही काम करता है यहां पे भी जैसा कि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गारंटी में देखते हैं, ठीक। गारंटी में आपने श्योरिटी गारंटी बोल रहा हूं, हाँ वैसे श्योरिटी यहां पे भी आ जाएगा और आपका इंडेमनिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाएगा, दोनों जगह पे आता है, ठीक। दोनों ही जगह पे आपको श्योरिटी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक। सो ऑर्डिनरली अगर हम देखें तो श्योरिटी वो व्यक्ति होता है जो कि गारंटर का काम करता है कि अगर मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने आपका कोई काम करने में डिफॉल्ट किया तो उस डिफॉल्ट के बदले में आई शैल और आई कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो श्योरिटी अगर चाहे तो वो भी प्रॉपर्टी के बदले में या मॉर्गेज के बदले में मॉर्गेज मनी मॉर्गेजी को दे करके प्रॉपर्टी को छुड़वा लेगा। फोर्थ नंबर पे जो व्यक्ति आता है दैट इज एनी क्रेडिटर ऑफ द मॉर्गेजर हु हैज इन अ सूट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एस्टेट ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द सेल ऑफ
मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अब ये चौथा व्यक्ति कौन है? क्रेडिटर। द फोर्थ पर्सन इज क्रेडिटर। अब जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो एक बहुत बेसिक सवाल ये आता है, मान लो, और इसको मैं चाहूंगा कि सब लोग आंसर करें। आप मुझे बताएं, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी, ठीक, मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, तो क्या आप एज अ मॉर्गेजर, एज एन ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का कोई फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्या? अगर एक बार गिरवी रख दी तो फंस गई, कुछ कर ही नहीं सकते उस पर, ऐसा है क्या? कैन यू नॉट डू एनी फर्दर ट्रांजैक्शंस? थिंक अबाउट इट। सिंपल क्वेश्चन। भाई आप लीज पे रखना चाहो किसी व्यक्ति को, सेल ही करना चाहो किसी व्यक्ति को, फर्दर मॉर्गेज करना चाहो उस प्रॉपर्टी को, कैन यू डू इट? यस, ऑफ कोर्स यू कैन, एब्सोल्युटली आप ऐसा कर सकते, ठीक, डेफिनेटली कर सकते हो। सो क्रेडिटर कौन होगा? अब क्रेडिटर को आप ऐसे समझिए कि ये बंदा डिक्री होल्डर, ये बंदा डिक्री होल्डर है जिसको कोर्ट की तरफ से अब ऑर्डर आ चुका है कि आप इस मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी में से अपना क्लेम निकाल सकते हो, यानी कि इस मॉर्गेजर की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बिकवा करके आप अपना अमाउंट क्लेम कर सकते हो। अब समस्या ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है उस पे एनकम्बरेंस है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेजी का इनकम्बरेंस है, क्योंकि भाई मॉर्गेजी का भी अधिकार है। तो जो क्रेडिटर है उसके पास भी ये राइट होता है कि अगर वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है तो वो मॉर्गेजी को जा करके उसका पैसा वापस कर दे और प्रॉपर्टी पूरी की पूरी अपने पास रख ले, ठीक। तो ये चौथा व्यक्ति हो सकता है जो कि प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकता है। तो चार लोग कौन कौन से हो जाते हैं? प्राइमरली इट इज द मॉर्गेजर जिसके पास रिडेम्पशन का अधिकार होता है। सेकेंड नंबर पे इट इज एनी इंटरेस्टेड पर्सन। अभी इंटरेस्टेड पर्सन किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, ये फैमिली मेंबर हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ये रैंडम थर्ड पर्सन इंटरेस्टेड हो सकता है। इट कैन बी एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी। थर्ड, इट कैन बी ए श्योरिटी, यानी कि ये व्यक्ति गारंटर हो सकता है, ये व्यक्ति श्योरिटी हो सकता है जिसने गारंटी ली है कि आप पैसा वापस करोगे। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो ये बंदा भी चाहे तो प्रॉपर्टी पे पैसा वापस करके उसे छुड़वा सकता है। फोर्थ पे आ जाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या? अगर मान लो कि कोर्ट की डिक्री वगैरह आ रखी है जिसके थ्रू अब उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से क्लेम किसका क्रिएट हो गया है? क्रेडिटर का हो गया, ठीक। यू कैन कॉल हिम डिक्री होल्डर। तो ऐसी स्थिति में वो क्रेडिटर चाहे तो वो भी मॉर्गेजी को पैसा चुका करके उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। तो ये चार ऐसी प्रोमिनेंट प्रजातियां हैं जो कि रिडेम्पशन करवा सकती, बेसिक रूल है। अच्छा, इसी के साथ अभी मैं आप लोगों को नोट मेकिंग नहीं करवा रहा हूं, नोट मेकिंग एक फ्लो से ही करेंगे, बट ये फंडामेंटली आपको ध्यान रखना। अच्छा, सेक्शन 91 ने कह दिया कि भाई इतने सारे लोग हैं जो कि रिडेम्पशन करवा सकते हैं। रिडेम्पशन का इफेक्ट क्या होता है? अगर सेक्शन 91 वाले इंटरेस्टेड लोग रिडेम्पशन करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है? What would be the effect? ना ऋतु, creditor is not mortgager। देखो ध्यान से समझो, any creditor of the mortgager, creditor is not mortgager, creditor of mortgager, यानी कि इसने इससे, ठीक है, मतलब मॉर्गेजर ने क्या किया? मॉर्गेजर ने उस प्रॉपर्टी को उस क्रेडिटर को गिरवी रख रखा है। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट, ठीक, दैट इज इट। एनी क्रेडिटर ऑफ द मॉर्गेजर, सो इट नीड नॉट बी मॉर्गेजी, ठीक है। हाँ, एक बार इनकम्बरेंस समझा देता हूं, देखो समझो, ध्यान से समझो। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जब हम लोग थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं, या इस केस में टोटल में फोर्थ पॉइंट को पढ़ते हैं, क्रेडिटर इज द पर्सन जिसका मॉर्गेजर से कोई क्लेम बनता है। आराम से समझिए, क्रेडिटर इज अ पर्सन who actually holds a claim against the mortgager, ठीक। तो क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर इज अ पर्सन who holds a claim
अगेंस्ट द मॉर्गेजर। यस, अब समझो, अगर मान लो, इसकी लैंग्वेज को समझो, any creditor of the mortgagor who has in a suit for the administration of his estate obtained a decree for the sale of the mortgage property। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई अगर मान लीजिए एक सूट फाइल किया था क्रेडिटर ने, क्यों? क्योंकि उसको मॉर्गेजर से अपने क्लेम की रिकवरी करनी थी। मान लो क्रेडिटर ने मॉर्गेजर को कुछ पैसे दिए, मान लीजिए 5 लाख रुपए क्रेडिटर ने मॉर्गेजर को दिए, तभी क्रेडिटर होगा। मॉर्गेजर उसका डेटर। इस केस में मॉर्गेज नहीं है, मॉर्गेजर जो है उसने कोई एक प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को दे रखी है, तो ये ट्रांजैक्शन अलग है और ये ट्रांजैक्शन अलग है, ठीक। लेकिन अब क्रेडिटर को इस रिकवरी सूट के बदले में एक डिक्री मिल गई, ठीक। और इस डिक्री के बेसिस पे अब भाई मॉर्गेजर के पास संपत्ति तो एक ही है, मॉर्गेजर के पास एक ही प्रॉपर्टी, तो वो जो डिक्री है उसके बेसिस पे मॉर्गेज क्रेडिटर का क्लेम प्रॉपर्टी पे भी बना। तो क्रेडिटर ने ये सोचा कि यार जब तक ये प्रॉपर्टी पे मॉर्गेजी अपना फंड फैला के बैठा रहेगा तब तक ये प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी नहीं, या फिर मेरा जो भी क्लेम, मान लो कि वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की, ठीक, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की। अब ये अंकल उस पर बैठे हुए हैं, तो जब तक ये छूटेंगे नहीं तब तक मेरे को मेरे 5 लाख या 10 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? क्रेडिटर ने कहा भाई छोड़ो, सबसे सिंपल तरीका, मैं मॉर्गेजी को ही रास्ते से हटा देता हूं। मॉर्गेजी को रास्ते से हटाने का मतलब क्या? क्रेडिटर खुद मॉर्गेजी के पैसे को दे देगा। क्रेडिटर खुद मॉर्गेजी को पैसा देगा, बोलेगा कि भैया जितना तेरा मॉर्गेज मनी बनता है, ठीक है, अब ये 10 करोड़ पे मान लो कि 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, जितना भी तेरा मॉर्गेज बनता है ये मैं चुकाता हूं, तो प्रॉपर्टी छोड़ दे, ठीक। अब प्रॉपर्टी छूट गई, प्रॉपर्टी छूटने के बाद मैं अपना क्लेम उस प्रॉपर्टी से कर सकता हूं, ठीक। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये बेवकूफ है क्या? क्या ये बंदा एकदम मंदबुद्धि मूर्ख है क्या? भाई ये व्यक्ति ऐसा करवाएगा क्यों? Why would he do that? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया ये क्रेडिटर 5 लाख के लोन के चक्कर में 2 करोड़ रुपए का लोन क्यों छुड़वाएगा? होता है ना, किसी के दिमाग में ये आया कि भाई इसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, है ना, इसको तो मॉर्गेजर से 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसके चक्कर में ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी काहे छुड़वा रहा है? दिस मेक सेंस। नंबर, डिक्री तो मिली है, एब्सोल्युटली करेक्ट, डिक्री मिली हुई है उसको, लेकिन why will the creditor redeem the mortgagor for an amount more than that the mortgagor is liable to pay him? 5 लाख रुपए का क्रेडिट है, लोन है जो क्रेडिटर ने मॉर्गेजर को दिया था, और 2 करोड़ का लोन है जो मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी से लिया था। क्रेडिटर भी लाइक भैया मैं तेरा 2 करोड़ रुपए देकर के प्रॉपर्टी छुड़वा लूं। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहां पे अगर क्रेडिटर ऐसी स्टेप लेता है तो क्रेडिटर ओरिजिनल मॉर्गेजर को फर्दर डेट में डाल सकता है। कि बेटा पहले 5 लाख था, अब 2 करोड़ 5 लाख है, मतलब डेट ट्रैप। समझ में आया? किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो और थोड़ा सिंपल समझा, कोई बात नहीं आया, ठीक है। समझो, मान लो कि एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना, हाँ एग्जैक्टली, प्रेशराइज करने के लिए, होल्ड करना, समझो इसको। देखो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है। राम ने, एक दूसरा व्यक्ति है अंजलि, महिला है अंजलि, ठीक है।
राम ने अपनी कोई प्रॉपर्टी अंजलि को क्या करी है, गिरवी रखी, मॉर्गेज करी, ठीक है। सो दिस इज अ मॉर्गेज। राम ने देव नाम के व्यक्ति से क्या किया है, उधार लेके रखा है। सो देव इस केस में कौन है, क्रेडिटर है। ध्यान से सुनिएगा, देव इस केस में क्रेडिटर है, ठीक। मान लो कि राम ने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है 1 करोड़ रुपए के लिए, देव से उसने उधार लेके रखा है 10 लाख रुपए का, इजी हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख रुपए का उधार लिया। नाउ देव ने राम के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ हिज मनी। डिक्री इसके फेवर में भी आ गई, तो ये बन गया डिक्री होल्डर। नाउ दिस पर्सन इज अ डिक्री होल्डर। अच्छा, राम मॉर्गेजर भी है इसके लिए, अंजलि के लिए। अब ये प्रॉपर जजमेंट डेटर भी हो गया, किसके लिए, देव के लिए। तो मामला जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ठीक। अब ऐसी स्थिति में अगर देव ने डिसाइड किया कि भैया मैं तो राम नाम के इस व्यक्ति को बर्बाद कर दूंगा, ठीक, देव ने डिसाइड किया कि मैं तो राम को बर्बाद कर दूंगा, तो उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि भाई जब तक ये दीदी है इस प्रॉपर्टी पे, ठीक, प्रॉपर्टी कितने की भी हो, 10 करोड़ की हो, 20 करोड़ की हो, 5 करोड़ की हो, डजंट मैटर, ठीक है, जब तक इनका क्लेम यहां पे है, ठीक, तभी तक ये बंदा बचा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो यहां फंसी है, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं प्रॉपर्टी छुड़वा लेता हूं, प्रॉपर्टी छूट जाए, ठीक। एक बार प्रॉपर्टी छूट गई और अंजलि रास्ते से हट गई, तो उस 1 करोड़ के लिए जो मैंने अंजलि को पे करके अंजलि को रास्ते से हटाया है, उस 1 करोड़ के लिए नाउ आई विल बी at the same position as Anjali was. I will be like a mortgagee. तो अभी तक तो ये बंदा सिर्फ 10 लाख के चक्कर में फंसा हुआ था, अब ये 1 करोड़ 10 लाख के चक्कर में फंसा रहे। समझ में आया, ठीक, हाँ जी। अब क्लियर हुआ, ये जनरली बिजनेस राइवलरीज में होता है, ठीक है, समझ में आया, ये जनरली बिजनेस राइवलरीज में होता है, लोग करते हैं ऐसा, पीपल टेंड टू डू दैट, ठीक। और ऐसे हमने धड़कन मूवी की स्टोरी समझ ली, ठीक है, यही है पूरी धड़कन मूवी ही यही, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, यही चल रहा था पूरी मूवी में, ठीक। ये मॉर्गेज की जगह, ठीक है, मॉर्गेज की जगह प्यार को रख दो, बस खत्म, ठीक, मॉर्गेज की जगह प्यार रख दो, पूरी स्टोरी एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक, दैट्स इट। तो इसीलिए ये बंदा नफरत कर रहा है, इसीलिए ये पूरा प्रपंच षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि देव विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ, ठीक है, Dev will step into the shoes of Anjali. This will be known as subrogation. इसी को हम लोग सेक्शन नंबर 92 में पढ़ते, हालांकि अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्रोगेशन, ठीक। कोई भी व्यक्ति, यहां पे आपने जितने भी व्यक्तियों को पढ़ा, मॉर्गेजर के अलावा इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर मॉर्गेजर को रिडीम करवाता है तो वो सब्रोगेशन का रूल लगा करके मॉर्गेजी की जगह पे ही आ जाता है। मतलब सिंपल सा सवाल ये है कि क्या अगर मॉर्गेजर की जगह किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका उधार चुकाया, ठीक, अगर मॉर्गेजर की जगह किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका उधार मॉर्गेजी को चुका दिया, तो क्या मॉर्गेजर अपनी पूरी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा? विल ही बी फ्री फ्रॉम ऑल हिज लायबिलिटीज? टेल मी। यस लिख रहे हैं, वाह बेटे वाह वाह। नो, नॉट एट ऑल। मॉर्गेजर फ्री थोड़ी होगा, उसकी लायबिलिटी उतनी ही रहेगी, ठीक,
उतने टाइम के लिए वो सब्रोगेट हो जाएगा, बट अदरवाइज मॉर्गेजर विल रिमेन एट हिज लायबिलिटी, दैट इज द स्टेटस, दैट्स द रूल। यही पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक, ये रूल। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू सेक्शन नंबर 60। सेक्शन नंबर 60 को पढ़ने से पहले, सेक्शन नंबर 60 रिडेम्पशन, जैसा आप लोग देखते हैं राइट ऑफ रिडेम्पशन, आपको ये ध्यान में रखना है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर में अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, 62 66 तक ये दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है राइट्स ऑफ मॉर्गेजर में तो वो सेक्शन नंबर 60 ही है, ठीक। और सेक्शन नंबर 60 के अराउंड ही आपको बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलते हैं जो अपन सेक्शन 60 में ही पढ़ते हैं। नाउ वील बी रीडिंग दैट। सर एग्जीक्यूशन 10 लाख के लिए ही होगा कि 1.1 करोड़ के लिए होगा? एग्जीक्यूशन 10 लाख के लिए होगा, लेकिन क्लेम आप 1 करोड़ के लिए अलग से भी कर सकते हो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 92, क्योंकि आप सबरोगेट हो गए हो उसकी पोजीशन में, ठीक। तो जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आएगा वो तो 10 लाख का ही चलेगा, दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अब आपने फर्दर, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को, मॉर्गेजी को भी रास्ते से हटा दिया, उसके पेमेंट को भी कर दिया है, तो अब आप उस 1 करोड़ के लिए मॉर्गेजी की तरह क्लेम कर सकते हो मॉर्गेजर से, दैट्स द रूल ऑफ, ठीक है। आदित्य समझ में आया बच्चे? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ओके। चलिए सो नाउ आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 92 से पहले हमारा जो सेक्शन 60 है उसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन जो होता है, इसके लिए लिख लीजिए, मॉर्गेजर का राइट ऑफ रिडेम्पशन हैज बीन डिस्कस्ड अंडर सीपीसीज ऑर्डर 34 रूल 7, 8 एंड 8A। लिख लीजिए इसको, ऑर्डर 34 रूल 7, 8 एंड 8A। इन तीनों जगहों पे, इन तीनों रूल्स में आपको प्रोसीजर मिल जाता है कि भाई रिडेम्पशन का जो अधिकार है उसको कैसे क्लेम किया जाएगा एक मॉर्गेजर के द्वारा, ठीक। अच्छा, अब समस्या ये आती है कि whenever you look at, सर अभी लिखेंगे नहीं, बाद में रिकॉर्डेड देखकर लिखें, हाँ कोई बात नहीं प्रतीक, ओके। वो शायद कुछ अभी आप कलम नहीं उठा सकते, कुछ पूजा है, ठीक, कोई बात। सो टॉकिंग अबाउट रिडेम्पशन, इसीलिए मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कम से कम लिखवाऊं। आज मैं मोस्टली आप लोग को पढ़ा दे रहा हूं मुंह जबानी, लिखवा कम रहा, ठीक। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये शायद आप लोगों ने पहले भी बता दिया था कि आज ऐसा ऐसा है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रायथलॉन तो यार आज टाइम पे ही होगा, ट्रायथलॉन का टाइम जो है सेट है वो उतने पे ही रखेंगे, ओके। चलिए, सो टॉकिंग अबाउट रिडेम्पशन, रिडेम्पशन से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। अब क्लॉग ऑन रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? किसी को पता है क्लॉग का मतलब क्या होता है? हाँ, वॉइड तो होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लॉग? क्लॉग शब्द का मतलब क्या है? रोकना, वेरी गुड, किसी चीज को रोकना, दैट्स अ क्लॉग, परफेक्ट, रुक जाना, टू स्टॉप समथिंग, ठीक, सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यही होता है, ठीक है, फेयर एनफ, रुक जाना, स्टॉप करना, ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। सो क्लॉग ऑन रिडेम्पशन का मतलब है कि अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई मॉर्गेज हुआ है तो उस मॉर्गेज के बदले में अगर कहीं पे उस मॉर्गेज में एक कंडीशन ऐड की गई है, ठीक है, एक कंडीशन ऐड की गई है जिसकी बदौलत अब ए रिडेम्पशन नहीं करवा सकता, ठीक है, अब ए रिडेम्पशन नहीं करवा सकता, तो दैट इज नोन एज क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। सिंपल भाषा में कहें तो आपने मेरे से उधार लिया और अपनी प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखी, किंतु मैंने और आपने, हम दोनों ने, मैंने आपको बातों में फंसा करके किसी तरीके से मैनिपुलेट करके
मैंने कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस टाइप का बनाया या मॉर्गेज डीड कुछ इस टाइप की बनाई, उसमें ऐसी कंडीशन लगाई कि अब आप उस प्रॉपर्टी को छुड़वा ही नहीं सकते. नाउ यू कैन नॉट रिडीम योर प्रॉपर्टी. दिस इज नोन एज अ क्लॉग ऑन रिडेम्पशन. अच्छा, क्लॉग ऑन रिडेम्पशन इज ऑलवेज वॉइड. ठीक है, क्लॉग ऑन रिडेम्पशन इज ऑलवेज वॉइड. हमेशा क्लॉग ऑन रिडेम्पशन कैसा होता है? वॉइड माना जाता है. उस क्लॉज को ऐसे पढ़ा जाता है लाइक देयर वाज नो सच क्लॉज. इट इज रेड एज इफ देयर वाज नो सच क्लॉज. आप पूरे के पूरे मॉर्गेज को वो नहीं करते, वॉइड नहीं करते, सिर्फ उस कंडीशन को उठा करके साइडलाइन कर देते कि भैया हमने पढ़ा ही ये तो फालतू की कंडीशन आपने ऐड की है. वी डोंट कंसिडर इट टू बी अ राइटफुल कंडीशन. ये रूल है क्लॉग ऑन रिडेम्पशन का. अब आप लोग ये सोचोगे कि फिर सर क्लॉग ऑन रिडेम्पशन की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड टू स्टडी क्लॉग ऑन रिडेम्पशन? हाँ, इन एवरी कंडीशन जहां जहां क्लॉग ऑन रिडेम्पशन डलेगा वहां वहां वो कंडीशन साइडलाइन कर दी जाएगी, वॉइड मान ली जाएगी. क्लॉग ऑन रिडेम्पशन को जब मैं कॉलेज टाइम्स में पढ़ता था, एंड डेफिनेटली जब शायद आपने कॉलेज में ये चीज पढ़ी होगी तो कभी ना कभी हो सकता है आपके दिमाग में आया हो कि क्लॉग ऑन रिडेम्पशन को पढ़ने की जरूरत क्या है. इजंट इट अंडरस्टूड, इजंट इट ऑलरेडी अंडरस्टूड कि भाई ये कंडीशन वॉइड हो जाएगी अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी. सो व्हाई डू वी नीड टू सेपरेटली स्टडी क्लॉग ऑन रिडेम्पशन? देखो, क्लॉग ऑन रिडेम्पशन को समझने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि क्लॉग ऑन रिडेम्पशन का रीजन क्या है. व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन and why there are such clauses on redemption? देखो समझो, clause on redemption is not a recent concept. ठीक है, इसके रूल्स हैं, ध्यान से समझिएगा. हाँ कृति, one of the reasons is that, yes correct. clause on redemption recent concept नहीं. Clause on redemption has been an ancient concept. प्राचीन काल से कई ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि आपको ये शो करते हैं कि भाई अगर प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया, ठीक, और मॉर्गेजी जरा सा भी चालाक है तो वो ये चाहेगा कि यार ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरे पास ही रहे, ये प्रॉपर्टी सामने वाले व्यक्ति के पास जाएगी. ठीक, सो दैट इज नोन एज क्लॉग ऑन रिडेम्पशन. मान लो कि कोई एक जमीन का ऐसा पीस है, एक ऐसा प्लॉट ऑफ लैंड है विच इज वेरी फर्टाइल, लेकिन जो उसका ओनर है वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि भाई उसके पास खाने पीने का कुछ सामान है ही नहीं, राशन ही खत्म हो गया. तो वो फर्टाइल लैंड लेकर के, फर्टाइल लैंड के कागजात लेकर के वो जमींदार के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं, ये उसका पूरा नक्शा वगैरह है, ये आप रख लो और मुझे थोड़े पैसे दे दो. ठीक, अब क्योंकि वो फर्टाइल लैंड है और ये बात मॉर्गेजी ने समझ ली है, इसीलिए अब मॉर्गेजी नहीं चाहता कि ये प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से वापस जाए. तो वो क्या करता है, बड़ी चालाकी से जो मॉर्गेज डीड है उसमें एक क्लॉज ऐड कर देता है. ठीक है, एक क्लॉज ऐड कर देता है कि भाई अगर मान लो 10% के ब्याज दर से, यानी 10% इंटरेस्ट रेट से अगर आप 2 साल के अंदर अंदर ये रिडेम्पशन नहीं करवा पाए, यानी मेरे पैसे वापस नहीं कर पाए 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दिस डिफॉल्ट will make this document a sale. अब भाई सामने वाला व्यक्ति मरता ना क्या कर, मतलब मरता क्या ना करता, वो फंस गया, उसके पास राशन नहीं है, खाने का सामान नहीं है, लैंड फर्टाइल है, लेकिन जब तक खाने का सामान नहीं है तो मिट्टी थोड़ी खा जाएगी. तो इसीलिए अब उसके पास 2 ऑप्शंस है. पहला, वो दूसरा जमींदार ढूंढे जो हो सकता है 10% की जगह 20% मांगे, 30% मांगे, 50% मांगे. दूसरा, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री कर जाए. अब टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री करेगा तो आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब. क्यों? क्योंकि अगर 2 साल में पैसे नहीं चुकाए तो 2 साल के बाद ये बंदा पैसे एक्सेप्ट करेगा भी नहीं. 2 साल के बाद दिस मॉर्गेज विल बिकम अ सेल.
This condition, such a condition is known as clog on redemption. ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, यानी कि रिडेम्पशन या बंधक को छुड़वाने का जो आपका अधिकार है, उस अधिकार पे एक भारी भरकम रोक लगाना। लेकिन वही बात है कि कोर्ट ऑफ लॉ ऐसी सिचुएशन को कभी भी वैलिड नहीं मानती। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड, रादर इट इज कंसिडर्ड एज वॉइड। ये माना जाता है कि कभी ऐसी कंडीशन थी ही नहीं। ठीक, अच्छा, वो तो कंडीशनल सेल ना 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 ना, इट्स नॉट कंडीशनल सेल। नहीं, कंडीशनल सेल इज अ डिफरेंट थिंग। कंडीशनल सेल में पहले आपको सेल ही किया जाता है। पूजा, देयर इज एन ऑस्टेंसिबल सेल ओनली, रिमेंबर दिस, देयर इज नो मॉर्गेज, देयर इज एन ऑस्टेंसिबल सेल, फिर उस पे पैसा मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये पैसा मैं मॉर्गेज की तरह ले रहा हूं। ठीक, अगर पैसे नहीं चुका पाया तो सेल एब्सोल्यूट, अगर पैसे चुका दिए अगर पैसे चुका दिए तो ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी। ठीक, सो ऐसी स्थिति में कंडीशनल सेल इज अ डिफरेंट थिंग। वहां पे एजेंडा पहले सेल का है, दैट टू नॉट अ प्रॉपर सेल, एन ऑस्टेंसिबल सेल इट इज। ठीक, ये चीज अलग है। यहां पे मैं मॉर्गेज ही कर रहा हूं, कंडीशनल सेल भी नहीं कर रहा हूं, बट उस पर डिफॉल्ट कंडीशन सेल कि अगर मैंने रिडेम्पशन का अमाउंट आपको नहीं दिया, मॉर्गेज मनी टाइम पे वापस नहीं की, तो डिफॉल्ट के चक्कर में सेल हो जाएगा। ये, थैंक यू सो वेरी मच हनी, उमा, पूजा, कृतिन, सुनैना, थैंक यू सो मच। सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सेल, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मॉर्गेज ओनली, बट ये जो कंडीशन है ये क्लॉग ऑन रिडेम्पशन बन जाएगी। Now, like I said कि ये एंशिएंट टाइम से ये कॉन्सेप्ट, अभी तो मैंने थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाया, बट ये जो पूरा पैरेलल्स है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये एंशिएंट काल से चला आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के ज्यादातर लॉज जो थे वो इक्विटी बेस्ड थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लॉज वर इक्विटी बेस्ड। सुनैना बोल रही है कि कुछ डाउट है, बट ऐसे एग्रीमेंट तो होते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये वॉइड मान ली जाती है। ठीक, कंडीशंस वॉइड मान ली जाती हैं अगर वो रिडेम्पशन को रोके तो। सिर्फ वो कंडीशन, अग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है, यहां होगा मॉर्गेज ही और वो प्रॉपर भी माना जाएगा। सिर्फ ऐसी कंडीशन को लॉ जो है वो सही नहीं मानता। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। ओके, सुनैना, समझ में आया? अग्रीमेंट ऐसे किए जाते हैं कि भैया हम तुम्हें प्रॉपर्टी दे देंगे, प्रॉपर्टी गिरवी है तुम्हारे पास और हमारे पास समय है, हम उतने समय में प्रॉपर्टी पे जितना भी उधार हम ले रहे हैं वो वापस कर दें। लेकिन अगर हम वापस नहीं कर पाए तो द मॉर्गेज विल बी कन्वर्टेड टू सेल। लॉ इसको मना कर देता है। ठीक, मॉर्गेज वैलिड है, मॉर्गेज में कोई खराबी नहीं, सिर्फ क्लॉग वाली कंडीशन इनवैलिडेट कर दी जाती है, वॉइड कर दी जाती है ना। सो हमारे यहाँ पे जितना भी लॉ आया है, मोस्टली जब टीपीए की बात करते हैं तो वो टीपीए ब्रिटिशर्स लेकर आए। अब ब्रिटिशर्स के ज्यादातर लॉज जो हैं वो इक्विटी बेस्ड होते हैं। इक्विटी बेस्ड होने का मतलब कि भाई किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो, दैट्स इक्विटी। अब इक्विटी का एक रूल आता है, वी स्टडी अ रूल ऑफ इक्विटी, ये भी आपको सेक्शन 60 के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। द रूल ऑफ इक्विटी सेज वंस अ मॉर्गेज, ये आपने सुना होगा डेफिनेटली, अभी शायद प्रति ने बताया भी था, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। ठीक, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर है जो कि मैंने आपके पास गिरवी रखा। ठीक, लेट से उस प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए मेरे पास समय था 5 साल का, मैं 5 साल में आपको लोन वापस करके उस घर को छुड़वा सकता था। ठीक, मैंने घर आपके पास गिरवी रख दिया, 5 साल खत्म हो गए, 7 साल खत्म हो गए, 10 साल खत्म हो गए,
20 साल खत्म हो गए, मैं उधार चुका ही नहीं पा, फंस गया। किसी भी तरीके से मेरे पास इतना पैसा आ ही नहीं रहा है कि मैं तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वैल्यू दोनों पे कर पाऊं। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस स्थिति में ये जो गिरवी रखी हुई संपत्ति आपके पास है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, क्या ये प्रॉपर्टी अब आपको ओनरशिप में आपके पास आ जाएगी? क्या आप इस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाएंगे? विल यू बिकम एन ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी? सिंपल, स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन। नो, ये आपके पास 500 साल तक आपके खानदान में पड़ी रही है, आप मॉर्गेज ही रहेगा, ये ओनरशिप में नहीं जाएगा। अनलेस देयर इज अ कंडीशन, ऑब्वियसली अनलेस देयर इज अ कंडीशन, कंडीशनल सेल की अगर बात हो रही है तो फिर सेल हो गया है, यस, तब वो ओनरशिप में चला जाएगा। दूसरा, अगर इंग्लिश मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज वाली कंडीशन बन रही है, तो भी वो एब्सोल्यूट आपको ओनरशिप प्रोवाइड करता है, तो वो बन जाएगा। लेकिन उसके अलावा सिंपल मॉर्गेज में आपको ओनरशिप नहीं मिल जाती, अगर डिफॉल्ट हो गया तो भी। अगर यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज है तो भी आपको नहीं मिल जाएगी। ठीक, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इक्विटेबल मॉर्गेज, वो भी आपको नहीं मिलेगी। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि अगर कभी भी कोई मॉर्गेज किया जाता है तो रिडेम्पशन का अधिकार कभी भी खत्म नहीं हो जाता, आप जब चाहो उसको रिडीम करवा सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, अगर उसने अपना फोरक्लोजर का राइट यूज कर लिया, या अगर उसने प्रॉपर्टी पे सेल का अधिकार क्लेम कर लिया और ये दोनों चीज कोर्ट ने अलाउ कर दी, तब क्या आपके पास रिडेम्पशन का अधिकार बचेगा? तब देन विल यू हैव योर राइट ऑफ रिडेम्पशन? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये जो पूरा लेवरेज है ना, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, ये तभी तक है जब तक मॉर्गेजी चुप करके घर में बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है। अब 5 साल में पैसे वापस करने थे, नहीं किए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मॉर्गेजी ऐसा करेगा क्या? भाई उसके 5 साल खत्म हुए, वो तुरंत जाएगा, कोर्ट जाएगा, या तुमसे पैसा मांगेगा, प्रॉपर्टी बिकवाए चाहे खुद रख ले, उसको अपने पैसे समझ ले। मॉर्गेजी ऑर्डिनरली यही कर, ठीक। लेकिन अगर मॉर्गेजी, भाई देखो, कई बार ऐसा होता है कि मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी की लालच होती है। यस, कई बार ऐसा हो सकता है कि मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी की लालच होती है। उसको ऐसा लगता है कि यार एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी पे ये बंदा तो उधार चुका नहीं पा रहा है, ये तो रिडीम कर नहीं रहा है, ठीक, ये तो रिडीम कर नहीं रहा है। अगर मैं सेल के लिए चला जाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी तो जो है वो तो बिक जाएगी, है ना, और मैं तो इंटरेस्टेड हूं प्राइम लोकेशन वाली प्रॉपर्टी में। तो वो बैठा रहता है, वो वेट करता है। किस चीज का वेट करता है? वो वेट करता है कि भाई तू अपना पूरा टाइम ले ले, लेट योर टाइम बी एग्जॉस्टेड कंप्लीटली, ठीक, लेट योर टाइम बी एग्जॉस्टेड कंप्लीटली। उसके बाद इसको और लेवरेज टाइम भी देता है, ठीक है, फर्दर इसको नोटिस भेजता है कि भैया तुम्हारे पैसे बकाया हैं, वापस कर दो, वापस कर। उसको मालूम है कि ये बंदा वापस नहीं कर सकता, मॉर्गेजर की माली हालत इतनी अच्छी है नहीं कि इस पैसे को वापस कर पाएगा, लेकिन वो बार बार बोलता है कि चलो कोशिश करो, पैसे वापस करो। जब मॉर्गेजर हार मान जाए, जब मॉर्गेजर कहे कि साहब माफ कर दीजिए, मैं चाह के भी आपके पैसे वापस नहीं कर सकता, अब सबसे सिंपल तरीका, मर्जर कर लो। मॉर्गेजी के पास सबसे तगड़ा तरीका होता है, मर्जर कर लो। मर्जर करने का मतलब क्या? वो मॉर्गेजर को बोलेगा कि भाई ये काम करो ना, तुम पैसे तो वापस कर नहीं पा रहे हो, मुझे भी जरूरत है प्रॉपर्टी की, एक काम करते, मैं ये ना प्रॉपर्टी तुमसे खरीद ही लेता, लेट मी बाय दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम यू। अच्छा, मॉर्गेजर ऑलरेडी इंडेटेड है, मॉर्गेजर पे ऑलरेडी उधार चढ़ा हुआ है, तो वो मेंटली एक प्रेशर में रहता है, एक दबाव में रहता है मॉर्गेजी के। तो तुम्हें क्या लगता है, मॉर्गेजी इस प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू जितना पैसा वापस, मतलब पूरा मार्केट वैल्यू पे प्रॉपर्टी खरीदेगा क्या?
तुम मॉर्गेजर हो, कॉमन सेंस लगा के बता दो, तुम मॉर्गेजर हो, तुम मार्केट वैल्यू पे प्रॉपर्टी खरीदोगे, वो भी उस मॉर्गेजर से जो तुम्हारा पैसा नहीं चुका पा रहा है? नहीं, आप कौड़ियों के भाव खरीद लो प्रॉपर्टी, आधे दाम पे खरीद लो, 25% देके खरीद लो, 33% देके खरीद लो। भाई मॉर्गेजर को तो अभी छुटकारा चाहिए, मॉर्गेजर को जैसे तैसे बचना, भागना वहां से, ठीक, वो प्रॉपर्टी सस्ते में बेचेगा और निकल लेगा, ठीक, समझ में? मिनिमल वैल्यू में, नॉमिनल वैल्यू में वो आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा और तुरंत हाथों हाथ कट लेगा वो। दिस कॉन्सेप्ट और दिस रूल इज नोन एज मर्जर। अगर मर्जर हो गया है तो रिडेम्पशन का राइट खत्म। हाँ, चाहे लॉस हो, उसको बचना है ना, वो तो मॉर्गेज डेट में भी फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी से भी कोई आय नहीं हो रही है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, वो मॉर्गेजी है और मॉर्गेजी बोल भी रहा है कि चल भाई मुझे तू प्रॉपर्टी बेच दे, तुझे पैसे वापस करने की जरूरत, ठीक, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि कम पैसों में खरीदूंगा, 20% पैसा दूंगा, खाली 25%। भैया लोन भी तो चढ़ाए हुए हो तुम, है, और इतना जो डीले किया उसका क्या, और इंटरेस्ट वैल्यू वो तो अपन देख ही नहीं रहे मॉर्गेज में। तुम तो सिर्फ प्रिंसिपल सोच रहे हो, भाई इंटरेस्ट भी सोचो, इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी सोचो कि तुम प्रॉपर्टी पे पैसा जरा सा भी वापस नहीं कर पाए, डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट किए जा रहे हो, मैं तो तुम्हें जेल करवा दूं, बोलो तो सिविल प्रिजन में डलवा देता हूं। तो मॉर्गेजर पूरी तरीके से फंस जाता है। इसीलिए मर्जर का एक टूल है जो मॉर्गेजी बहुत स्मार्टली यूज करता है कि मैं अपने आप को इसी प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी तो हूं ही मैं, अब मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर भी बन जाता हूं। तो जब मैं ओनर बन गया तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रिडीम हो गई, ठीक, प्रॉपर्टी तो छूट, क्योंकि मेरे पास ही आई ना घूम के, प्रॉपर्टी तो घूम घाम के मॉर्गेजी के पास आ गई, प्रॉपर्टी रिडीम हो गई, मॉर्गेजर भी छूट गया। ये रूल, तो यहाँ पे अलग से रिडेम्पशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे मॉर्गेजी के एक्ट की वजह से, मर्जर की वजह से प्रॉपर्टी वैसे ही रिडीम हो जाती है। ये होता है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ लेजिट फैक्ट, ठीक, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल है, 100% है। इसके बिना इकोनॉमी चलेगी कैसे? इसके बिना इकोनॉमी चलेगी कैसे? ऑब्वियसली होना नहीं चाहिए, लेकिन कैसे, हाउ विल इट वर्क आउट? सर फोरक्लोजर की भी तो लिमिटेशन होती है, अगर वो खत्म तो फिर ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज। हाँ, फोरक्लोजर का जो अधिकार होता है उसकी एक लिमिटेशन टाइम पीरियड होती है, लेकिन फोरक्लोजर का अधिकार तब शुरू होता है कृति जब आपका मॉर्गेज का टाइम पीरियड कंप्लीट, जब आपका मॉर्गेज का टाइम पीरियड कंप्लीट हो। अगर मान लो कि आज की डेट में मॉर्गेज होता है, ठीक, मैं मॉर्गेजी हूं, मॉर्गेज किया गया 50 साल के लिए, तो आज से कितने साल लगेंगे कि मेरी फोरक्लोजर की राइट खत्म हो? हाउ मच टाइम विल इट टेक? 50 + 12, 50 + 12 ईयर्स, क्योंकि 50 साल में तो डिफॉल्ट होगा, 50 साल तक कोई व्यक्ति पैसा पे नहीं कर पाएगा, उसके बाद 12 साल का मेरे पास फोरक्लोजर का टाइम पीरियड होगा, जब तक मैं ना यूज करूं। तो वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज की जो ड्यूरेशन है वो फ्लेक्सिबल होती है, समझ में आया? वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज का टाइम लिमिट फ्लेक्सिबल होता है। कभी कभी वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, भाई देखो, जहां पे किसी व्यक्ति ने फोरक्लोजर का अधिकार इस्तेमाल किया, आपका राइट टू रिडीम खत्म हुआ। राइट टू रिडीम खत्म होने का मतलब वंस वाला जो रूल है वो लागू हो ही नहीं सकता। यस, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज लागू हो ही नहीं सकता। अब मान लो फोरक्लोजर पे व्यक्ति सो जाए, द पर्सन स्लीप्स ओवर देयर राइट। अब लिमिटेशन का एक रूल लगता है, लिमिटेशन लॉ का एक रूल लगता है, विच इज नोन एज लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। सुना है? लिमिटेशन, हालांकि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, देवाशीष सर पढ़ा रहे हैं, बट यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट द राइट, ये पॉइंट, ठीक। तो जो फोरक्लोजर वाला पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति फोरक्लोजर को इस्तेमाल करे ना करे, ठीक, once a mortgage will always remain a mortgage, you will never become
यू विल नेवर बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी के कभी भी मालिक बनोगे ही नहीं अनलेस आपने फोरक्लोजर यूज कर लिया हो, अनलेस आपने सेल इस्तेमाल कर लिया हो। यही रूल, ठीक, यही तरीका है। दिस इज द राइट वे इन विच दिस वर्क्स आउट। सो स्टेप बाय स्टेप इस पे लेयर्स चढ़ती जाती है, बट ये चीज ऐसे वर्क करती है। सो क्लॉग ऑन रिडेम्पशन क्या है? इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल को, जो इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल है राइट ऑफ रिडेम्पशन का, उसको रोकता है। तो क्लॉग ऑन रिडेम्पशन कई तरीकों से लगाया जा सकता है। नंबर 1 इज अ सेल ऑन डिफॉल्ट कंडीशन। ठीक, सबसे पहले सेल ऑन डिफॉल्ट कंडीशन की वजह से क्लॉग लग सकता है। ये मैं क्लॉग के लिए बता रहा हूं, लिखवा भी दूंगा अलग से, बट अभी ऐसे समझ लो। सेल ऑन डिफॉल्ट की, भैया तुमने डिफॉल्ट किया तो हम प्रॉपर्टी को या इस मॉर्गेज को क्या मान लेंगे? सेल मान लेंगे। दूसरे नंबर पे, सेल ऑन डिफॉल्ट के बाद दूसरे नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म फॉर रिडेम्पशन। लॉन्ग टर्म फॉर रिडेम्पशन। अब मान लो कि मैं किसी व्यक्ति को उधार दूं, उससे मॉर्गेज प्रॉपर्टी ले लूं, और मैं ये कहूं कि भाई इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को आप आज से 500 साल बाद रिडीम करवा सकते हो। समझ में आया? Did you get the point? After 12 years क्या होगा भाई? Once a mortgage, always a mortgage. It will remain like that. ये पॉइंट समझ में आया? लॉन्ग टर्म फॉर रिडेम्पशन, आप इस प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकते हो आफ्टर 500 इयर्स। मेरा जो पैसा है उसको 500 साल में वापस कर देना, प्रॉपर्टी छुड़वा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सो लॉन्ग टर्म फॉर रिडेम्पशन मतलब रिडेम्पशन आपकी राइट को ही एक्सपैंड कर दो। ठीक, कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप 500 साल बाद रिडीम करवाए। ठीक, अब 500 साल बाद रिडीम करवाओ, भाई 500 साल बाद तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा हो सकता है खानदान ना रहे, कोई भी ना रहे। ठीक, तो ये ऐसी स्थिति है, एग्जैक्टली अनइमेजिनेबल नेचर की ऐसी स्थिति है जहां पे अब चीजें तो बियॉन्ड कंट्रोल जा चुकी है। तो रीजनेबल एक्सटेंशन दो, चलो तुम 50 साल का कर दो, 60 साल का कर दो, 70 साल का कर दो, ये चलते ऐसे होते हैं। 99 साल के लिए मॉर्गेज पे होता है, ये होता है, समझ में आता है। कंपनी वगैरह के केसेस में ये किया भी जाता है। लेकिन अगर आप 500 साल लगा दे रहे हो, 200 साल लगा दे रहे हो, 300 साल लगा दे रहे हो, अब भैया ये कैसे वर्कआउट है? दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्लॉग ऑन रिडेम्पशन। ठीक, अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या आता है वो भी समझ लो। राइट दिस डाउन, अगर लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। कंडीशन या स्टिपुलेशन बाय मॉर्गेजर, स्टिपुलेशन बाय mortgager, mortgager's right of redemption after certain period, after certain period। ठीक, अब आफ्टर सर्टेन पीरियड और ये जो दूसरा वाला है, ये आप लोगों को सिमिलर लग रहे होंगे। सिमिलर नहीं है, लगभग लगभग सेम, मतलब सेम नहीं है, लगभग लगभग सिमिलर है। इसमें मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म फॉर रिडेम्पशन का मतलब होता है कि आपके पास रिडेम्पशन करने के लिए, ठीक है, रिडेम्पशन आप करने जाएंगे तो 500 साल बाद ही करवा सकते हैं। ठीक है, रिडेम्पशन अगर आप करने जाएंगे तो आप 500 साल बाद ही करवा सकते हैं। इतना लॉन्ग टर्म कर दिया। ठीक, स्टिपुलेशन बाय मॉर्गेजर्स राइट ऑफ रिडेम्पशन आफ्टर सर्टेन पीरियड मतलब हमने एक मिनिमम क्राइटेरिया डाल दिया है कि इसके पहले तो आप ये नहीं करवा सकते। मिनिमम टाइम पीरियड ये है कि आप इसके पहले अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं करवा सकते। ठीक, कभी किसी ने यहाँ पे कार लोन लिया है या किसी को आइडिया हो कि कार लोन का प्रोसेस कैसे चलता है? एनीवन? somebody is aware about the process of how the car loan things actually works? Exactly, पहले पैसे आ भी जाए तो भी रिडीम नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। लॉन्ग टर्म में और इसमें ये फर्क है कि लॉन्ग टर्म में तो बोल ही रहा है कि 200 साल बाद छुड़वा सकते, तो खेल ही खत्म। यहां बोल रहा है
कि भाई इतने समय से पहले नहीं छुड़वा सकते। सिमिलर है लेकिन फर्क है। यहां पे मान लो, एक बात बताओ, जो कार वाला मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कई बार जब लोग कार लोन पे लेते हैं तो 5 साल की, मान लीजिए कि उन्होंने 5 साल के लिए ईएमआई करवाई, ठीक है, 5 इयर्स के लिए लोगों ने क्या करवाई, ईएमआई करवाई। अच्छा, अब 5 इयर्स के लिए ईएमआई अगर आप करवा लो तो पर मंथ के हिसाब से जो भी आपका बनता हो, जो भी आपने जैसी भी गाड़ी खरीदी है, वो पैसा कटेगा, ठीक है। और जनरली इस पे लगता है आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ना। ध्यान से सुनना, जो ये 5 साल में हर साल यानी 60 मंथ्स की हम लोग बात करें, 60 मंथ्स तक ईएमआई पे करनी है। और बहुत अच्छे से समझो, हर महीने ईएमआई कटेगी, इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा, जो भी लोन का अमाउंट है उसी हिसाब से पैसा कटेगा, जो भी है जो भी। तो इन सभी चीजों में क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, पहले आप जो ईएमआई पे करते हैं ना, उस ईएमआई के 2 हिस्से होते हैं। इसको समझना ध्यान से, जिन लोगों को नहीं पता अच्छे से समझ लो। आपकी ईएमआई 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला होता है कि इस ईएमआई का एक सर्टेन परसेंटेज लगाया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने, ठीक, और इसी ईएमआई का एक सर्टेन परसेंट लगाया जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट को पे करने। क्या किसी को पता है कि आपकी कार की ईएमआई जो होती है उसमें से कितना परसेंटेज या मैक्सिमम मेजॉरिटी परसेंटेज किसको सेटिस्फाई करने में लगाते हैं बैंक वाले, प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट? ईएमआई का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो किसको सेटिस्फाई करने में जाता है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट में जाता है, प्रिंसिपल में नहीं लगाते, इंटरेस्ट में जाता है। ईएमआई का मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है 50 से ऊपर 60-70% जो जाता है वो इंटरेस्ट के पेमेंट पे जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि सर इंटरेस्ट पे क्यों कर रहे हैं, प्रिंसिपल पे करना चाहिए ना। ये कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है, कस्टमर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया पहले प्रिंसिपल पे लगाओ ना, लेकिन प्रिंसिपल पे नहीं लगाया जाता। अगर प्रिंसिपल पे मैं ईएमआई का मैक्सिमम परसेंटेज लगा दूंगा, मान लो कि 10,000 रुपए ईएमआई है गाड़ी की, ठीक, अगर 10,000 में से 60-70% प्रिंसिपल पे लगा देंगे और 30% इंटरेस्ट पे लगाएंगे, तो जरा इस चीज को समझो कि ये वाला जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तो हर साल तेजी से कम होता जाएगा। इट विल गेट रिड्यूस वेरी क्विकली, रैपिडली ये अमाउंट कम होता जाएगा। समझ में आया? तो सामने वाला जो हमें एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है वो आएगा कहां से? तो इसलिए दिमाग लगाया जाता है, पहले जो आप पैसा दे रहे हो ना वो पैसा हम इंटरेस्ट पे लगाएंगे, 60% 70% सिर्फ इंटरेस्ट के सेटिस्फैक्शन में लगेगा, और जो आपका मूलधन है वो मूलधन बचा रहता है। तो मूलधन धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर पहले ही हम पूरा पैसा प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करने में लगा दें तो इंटरेस्ट तो क्रिएट ही नहीं होगा ना, ये पॉइंट है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि भाई जितना हो सके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट को बचा के रखना जरूरी है। अब ये एग्जांपल मैंने यहां पे आप लोग को क्यों दिया, क्या सेंस बन रहा है इस बात का? इसका ये सेंस है कि कई बार लोग ऐसा करते हैं, वो ये कहते हैं कि बैंक के पास जाएंगे, मान लो कि अभी 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है, बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि सर मेरे पास कहीं से थोड़ा पैसा आ गया है, कहीं से थोड़ा सा पैसा आ गया है मेरे पास, तो मैं सर क्या कर रहा हूं ना, मैं ये चाहता हूं कि मैं पार्ट पेमेंट कर दूं, पार्ट पेमेंट कर देता हूं। मान लो कि अभी मेरा पैसा बचा हुआ है 5 लाख रुपए, ठीक, या 7 लाख रुपए बचा हुआ है, ठीक है, तो मैं उस 7 लाख में से सर आपको 5 लाख अभी दे देता हूं। आ गए मेरे पास, कहीं से मैंने जमीन बेची है, मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए, मैं अभी आपको 5 लाख रुपए दे देता हूं। फिर जो ये मेरी ईएमआई होगी ये 10,000 की जगह मान लो हो गई 2,500-3,000 की, 4,000 की होगी। अब जब कोई व्यक्ति पार्ट पेमेंट करता है, यानी 7 लाख में से 5 लाख पे कर दिया, या फिर प्री पेमेंट करता है,
प्री पेमेंट का मतलब सर पूरे 7 लाख रुपए आ गए, ये लो और लोन खत्म करो आज, ईएमआई का टंटा मेरे को पाल लेंगे, खत्म।